नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक भारतीय समाज का पहला अध्याय भारतीय समाज एक परिचय को पढ़ेंगे। देखिए, किताब का भी नाम है क्या, भारतीय समाज, और जो आपका पहला अध्याय है उसका भी आपका नाम है क्या, भारतीय समाज एक परिचय। यानी हम लोग भारतीय समाज के परिचय के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, आपका ये जो विषय है समाजशास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और एकमात्र ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है। बोलिए कैसे सर, पहले से कैसे जानकारी है? तो देखिए, जैसे आप इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इन सब विषयों को आप पढ़ते हैं तब जाकर आपको इनके बारे में पता चलता है ना, कंटेंट के बारे में पता चलता है। लेकिन समाजशास्त्र एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो समाज का ही हम लोग क्या है, एक अंग है। तो समाज के बारे में हमारे पास पहले से ही कुछ ना कुछ जानकारियां जो है वो होती हैं, चाहे वो हम लोग मतलब सहज बोध से ज्ञान करें, ठीक है, मतलब औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से हमारे पास कुछ ना कुछ समाज के बारे में ज्ञान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी 18 साल के एक युवा हैं, तो आपको कुछ नहीं पता होगा, इतना पता होगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके गांव में कितनी जातियां हैं, लोग भाषा बोल रहे हैं तो उनकी भाषा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। कुछ नहीं तो इतना पता होगा ना आपको, एक छोटा सा 5 साल 6 साल का बच्चा रहता है, उसको इतना पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी मौसी है, ये मेरे मामू हैं, ये नाना जी हैं, बोलने लगता है कि नहीं। तो समाजशास्त्र एकमात्र ऐसा विषय मेरे भाई जिसको आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी पहले से ही होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई। देखिए, भारतीय समाज एक परिचय का परिचय, मतलब हम लोग चैप्टर का भी परिचय करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो बुक का हम लोग परिचय कर रहे हैं और उस चैप्टर का भी, अध्याय का भी हम लोग पहले परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि इस पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है कि भारतीय समाज से आपका परिचय कराना, लेकिन सहज बोध के नजरिए से नहीं वरन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। यानी कि समाजशास्त्री जो है वो समाजशास्त्र को किस रूप में देखते हैं, उस रूप में हम लोगों को क्या करना है, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे आगे जाकर मैं टर्म्स आपको समझाऊंगा भी, आप जैसे जिस समाज में रह रहे हैं, जैसे वातावरण में रह रहे हैं, उसी तरह से आपका क्या हो रहा है, मन की स्थिति या आपका मन का जो विचार है वो उसी तरह से ढल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, अगर कुआं में अगर एक मेंढक है तो वो तो उतने दूर का भ्रमण करेगा ना जी, तो उसको तो लगेगा कि पूरी दुनिया इसी में है। लेकिन जब बारिश आता है, देखता है ऊपर आता है तो अरे बाप रे, दुनिया तो इतना बड़ा है ना। तो इस प्रकार से आप जहां पे हैं, आप किसी खास मोहल्ले में हैं, गांव में हैं, किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर आपके पास जानकारी नहीं, आपने समाजशास्त्र को नहीं पढ़ रखा, तो आपको बस उतने क्षेत्र के बारे में जानकारी होगा और जो आप देख रहे हैं समाज में उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगा। तो यही कहता है कि हम लोग इस पाठ्य पुस्तक का, इसका उद्देश्य यही है कि भारतीय समाज को हम लोग एक जो परिचय करेंगे, इसको सहज बोध के नजरिए से नहीं बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भारत में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज के लोग क्या होते हैं, यहाँ पे रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। कहा जाता है विविधता में एकता का देश है भारत, है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय समाज के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटा सा ही चैप्टर है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। एग्जाम में सवाल इससे बहुत कम बनते हैं, मतलब इससे बहुत कम सवाल बनता है, लेकिन आपको चैप्टर पहला ही है तो इसको समझना तो बेहद जरूरी है ना, इसलिए समझ लीजिए, ठीक ना। पाठ्य पुस्तक का पूर्व दर्शन कहता है कि समाजशास्त्र की 2 पाठ्य पुस्तकों में से इस पहली पाठ्य पुस्तक में आपका परिचय भारतीय समाज की आधारभूत संरचना से कराया जाएगा, ठीक है। माने कि इंडियन सोसाइटी जो है, भारतीय समाज है, इसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहली पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, जिसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरा पुस्तक भी हम लोग पढ़ेंगे, द्वितीय पाठ्य पुस्तक को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो द्वितीय पाठ्य पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की विशिष्टताओं पर क्या है, तो केंद्रित है। तो हम लोग इस पाठ्य पुस्तक को भी क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है भारतीय समाज, तो इसका पहला अध्याय भारतीय समाज एक परिचय को ही परिचित करते हैं, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है, देखिए, समाज और समाजशास्त्र के बारे में क्या होता है, समाजशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि समाज क्या होता है। तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं। समाज
किसे कहते हैं? तो समाज कहता है, डेफिनेशन आप देखिए कितना अच्छा सा डेफिनेशन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर, देखिए एक से अधिक लोगों के समुदाय, मतलब आप किसी गांव में जाइएगा तो किसी खास समुदाय के लोग रहते हैं, और जब खास समुदाय मतलब एक से ज्यादा समुदाय के लोग आपस में जब मिलकर रहने लगते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, बड़े समूह को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समुदाय को अगर हम लोग जाति के रूप में अगर लें तो किसी गांव में आप देखिएगा 2-3 तरह की जातियां निवास करती है, 3-4 प्रकार की जातियां, मतलब कैटेगरी आप कह सकते हैं, और उन जातियों का जब समूह बनाया जाता है, एक बड़ा समूह बनता है, तब जाकर समाज का निर्माण होता है, तब जाकर समाज का निर्माण होता है। तो समाज किसे कहते हैं? तो सर समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं। एक से अधिक समुदायों, एक से अधिक लोगों के समुदाय, ठीक है, समुदाय, ज्यादा समुदाय, लोग नहीं। देखिए जब लोग आपस में मिलेंगे जाति का निर्माण होता है, देखते हैं ना, जाति से फिर क्या बना? आपका समुदाय बना, समुदाय, और वही बड़ा समुदाय जब हो जाता है तो वही समाज का रूप ले लेता है। ठीक ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है, यानी समाजशास्त्र से हम लोग लोगों के बीच कैसा सामाजिक संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। और समाजशास्त्र के बारे में अगर हम लोग बात करें, सोशियोलॉजी के बारे में, तो इसका उदय यूरोप में हुआ था, और सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रेंच फिलोसोफर आपके आगस्त कॉम्ट, देखिए नाम इनका देखिएगा, आगस्त नाम है, ठीक है, आगस्त कॉम्ट ने 1839 में किया। देखिए कहीं कहीं आपको 1838 भी देखने के लिए मिलेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 के दिसंबर महीने में या नवंबर महीने में कोई काम शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ कब? 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च तक। तो उसको दोनों के बीच में रखा जाता है। तो कहीं कहीं क्या करता है ना, 1838 भी देता है, लेकिन एनसीईआरटी ने 1839 को ही माना है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि समाजशास्त्र का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांस के दार्शनिक थे आगस्त कॉम्ट, उन्होंने 1839 में किया, यानी कि ये नया विषय है ना, ये नया विषय है। आगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी कि सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के पिता कौन है? जनक कौन है? आगस्त कॉम्ट। कब इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया? 1839 में। ध्यान रखिएगा, क्लियर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, क्योंकि हमारा सर्वे सर्वा एनसीईआरटी है, क्लियर। चलिए, यह एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता है, सारा चीज मैंने बता दिया, शून्य से शुरुआत नहीं करता है। कहा जाता है कि सभी को समाज के बारे में पहले से कुछ न कुछ पता होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एक छोटा सा शिशु भी, बच्चा भी जो होता है ना 5 साल 6 साल का, उसको भी इतना पता रहता है कि मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, वो इतना बोल देता है ना, मन आइडेंटिफाई करने लगता है। उसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया है, कुछ बताया गया है, उसको पढ़ाया लिखाया गया है नहीं, लेकिन वो समाज में रह रह के देख देख के क्या कर लिया? सीख लिया। समाज के बारे में हमारा बहुत सारा ज्ञान सुस्पष्ट पढ़ाई के बगैर प्राप्त किया हुआ होता है, क्योंकि यह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार का पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान, सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि अपने से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, अपने से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यानी मान लीजिए कि आकाश सर हैं या आप ही हैं, ठीक है, मैं ही हूं या आप ही हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, किसी खास क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आप क्या करें? आपको तो नॉलेज पढ़ाई से नहीं हुआ है, आप वहां रह रहे हैं, उससे आपको ज्ञान हुआ है, समाज के बारे में आपने देखा है। तो आपके यहाँ जैसे रीति रिवाज चल रहे हैं, जैसे शादी विवाह, जैसे आपको पता है कि हाँ लड़का और लड़की आपस में कब मिलेंगे भाई? जब उनकी विवाह हो जाएगा। आपने समाज में देखा है जब विवाह हो जाएगा तब, तो आपको उसके बारे में उतना नॉलेज हुआ। या आपने देखा है कि किसी, मतलब आप मान लीजिए उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ 3 वर्ग है ना, उच्च, मध्यम और निम्न, 3 वर्ग हैं, तो 3 वर्ग हैं। आप मान लीजिए उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, आपने देखा कि निम्न वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपने यही सीखा कि निम्न वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करना ही है। मैंने बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो आपने पढ़ाई के बगैर प्राप्त कर लिया, तो कहता है कि वो समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है। तो बाधक कैसे है सर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई, एक एनसीईआरटी ने बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको नया स्वेटर बुनना है, पुराने स्वेटर को उधेड़ कर नया स्वेटर बुनना है, तो पहले आपको पुराने स्वेटर को क्या करना पड़ता है? उधेड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आपको सर बोले कि चलो हम अगले क्लास में ना एक नियम का मैथ सिखाएंगे,
यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो आपको अगर पहले से जानकारी है तो 10 बच्चा खूब खुश में होगा जिसको पता है पहले से कि अरे हमको तो पता है ना, चाहे उसके पास गलत नॉलेज हो या सही नॉलेज हो, लेकिन वो खुश रहेगा क्योंकि उसको पहले से उसके बारे में जानकारी है। और वो जानकारी हो सकता है कि उसके लिए भयंकर साबित हो सकता है सर बेसिक कंसेप्ट बता रहे हो, बेसिक कंसेप्ट उसको पता ना हो और वो अपने आप में घमंड कर ले कि हमको तो बहुत जानकारी है ना। यही बात है, मतलब आप जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं आपको उतना ही के बारे में, समाज के बारे में ज्ञान है। भाई दुनिया बहुत विस्तृत है, भारत बहुत बड़ा है, विशाल भारत है। भारत में विभिन्न जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक रीति रिवाज के लोग क्या कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं, है ना। तो आपको उन सभी के बारे में जानना होगा। तो वही कहता है कि समाज शास्त्र का पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाज शास्त्र के लिए बाधक भी होता है और सहायक भी होता है। जैसे हम बोले कि अगले क्लास में नाउन पढ़ाएंगे और नाउन शुरू ही कर रहे हैं, तब तक दो बच्चा कह रहा है उधर से सर वाटर कौन सा नाउन है सर वाटर कौन सा नाउन है सर। अरे भाई अभी पढ़ाए हैं नहीं, वाटर कौन सा नाउन है, डिस्टर्ब कर रहा है ना क्लास को। तो वही बात है, बाधक भी होता है, सहायक भी होता है। सहायक क्यों होता है? सहायक इसलिए होता है कि कुछ ना कुछ समाज के बारे में जानकारी होती है तो सहूलियत होता है। अब नाउन के बारे में जानकारी है तो उतना हम मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उस बच्चे को नाउन के बारे में जानकारी है तो एक बार बोल देंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, उतने में वो समझ जाएगा। लेकिन बाधक कब हो गया? जब वो क्लास के बीच में ही हम नाउने स्टार्टे कर रहे हैं, NOUN लिख ही रहे हैं और उतना में ही कह रहा है क्या कि सर वाटर कौन सा नाउन है सर राम तो सर प्रॉपर नाउन हो जाएगा सर, इस तरह से कहने लगा तो मेरे लिए बाधक हो गया कि नहीं हो गया? पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब होने लगा। तो ये बात समझिएगा। क्लियर? आगे देखिएगा समाज और समाज शास्त्र के बारे में तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि देखिए समाज शास्त्र के बारे में हमें जो जानकारियां हैं वो हमें समाज से भी मिल जाती है, लेकिन वो जानकारी जो है जो हम लोग सहज बोध से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब आसपास से लोगों से इंटरेक्ट करके अपने समाज में रह के अपने परिवेश से जो हम जानकारियां या समाज के बारे में जानते हैं वो कहीं ना कहीं समाज शास्त्र के लिए बाधक होता है। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि हम लोग समाज शास्त्र के बारे में सहज बोध के नजरिए से नहीं वरन सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर हम लोग समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो समाज शास्त्र के में कहीं ना कहीं ये बाधक साबित हो ही जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी सहायक भी साबित हो जाता है, तो दोनों उत्तम है। सहायक क्यों साबित होता है भाई? तो सहायक इसलिए कि आमतौर पर छात्र समाज शास्त्र से डरते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यह तो विषय आसान होगा क्योंकि इसकी विषय वस्तु के बारे में उन्हें पहले से बहुत कुछ पता है। वही बात जैसे नाउन के बारे में तो बच्चा खुश है कि अरे नाउन तो हमको पता है ये है। अब नाउन को भाई नाउन बहुत तरह के, अगर नाउन को हम लोग प्रकार के रूप में डिवाइड करें तो नाउन के 15 प्रकार होते हैं, 15 प्रकार हो जाते हैं नंबर के आधार पे, है ना, नंबर के आधार पे बहुत सारे नाउन। तो ये बात है। और बच्चा पहले से सोच रहा है तो डर तो उसके अंदर से खत्म है, नाउन के बारे में उसको जानकारी पहले से है। तो यही कहता है कि सहायक क्यों है सर? तो सहायक इसलिए है कि आमतौर पर छात्र समाज शास्त्र से डरते नहीं है। उन्हें लगता है कि यह विषय आसान होगा और इसकी विषय वस्तु के बारे में उन्हें पहले से बहुत कुछ क्या है तो पता है। लेकिन सहज बोध यानी कॉमन सेंस द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान समाज शास्त्र के लिए एक बाधा या समस्या भी है। वह इसलिए कि समाज शास्त्र समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। यानी कि समाज शास्त्र क्या है? तो समाज शास्त्र समाज के व्यवस्थित यानी स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित सिस्टमेटिक वे में और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। यानी समाज के बारे में समाजशास्त्रियों ने क्या किया? अध्ययन किया और फिर अपना रिपोर्ट सौंपा और उसके आधार पर एक विषय का निर्माण किया, समाजशास्त्र नाम के विषय का निर्माण किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कभी बाधक भी है और सहायक भी है, दोनों इसके हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, बड़ा जबरदस्त है, मैंने लिख दिया है कि किसी बुने हुए स्वेटर या अन्य वस्त्र को नए सिरे से बनने के लिए पहले की बुनाई को उधेड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह समाज शास्त्र को सीखने से पहले हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व धारणाओं को उधेड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए, ठीक है, ट्यूशन जो पढ़ाया जाता है या किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले बच्चे को समझना पड़ेगा। अब किसी बच्चे को आप क्लास NC से आप ही पढ़ा रहे हैं तो उसको आप पढ़ाते जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप तो उसको पढ़ा ही रहे हैं शुरू से, तो आप उसको मेंटेन कर लीजिएगा। लेकिन किसी दूसरे टीचर का बच्चा आपके पास आ जाए, उसको पढ़ाने के लिए आपको तो पता नहीं है कि इसको मैंने क्या कौन सा कंसेप्ट इसको जानकारी है, किस कंसेप्ट के बारे में इसके पास नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने में तो असहज महसूस होगा ना। कुछ दिन तक आपको बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चे के माइंड को आप समझिएगा कि हाँ भाई इसके पास कितनी जानकारियाँ एकत्रित है, कितना ये चीज़ों को कवर कर पाएगा, है कि नहीं, होमवर्क कैसे देना है, कितना होमवर्क ये मेंटेन कर सकता है, तो ये सब जानना होगा। उसी तरह से यहाँ कहता है कि किसी बुने हुए स्वेटर या अन्य वस्त्र को नए सिरे से बनने के लिए पहले की बुनाई को उधेड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह समाज शास्त्र को सीखने से पहले हमें समाज के बारे में जो पहले से हमारी पूर्व धारणा है उसको हमें क्या करना पड़ता है तो उधेड़ना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है।
ये बात कहता है यहाँ पे। समाज और समाजशास्त्र के बारे में, वास्तव में समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः भूलने की ही प्रक्रिया शामिल है। अतः हमारा बिना सीखा गया, देखिए बिना सीखा गया ज्ञान या सहज सामान्य बोध यानी कॉमन सेंस अक्सर हमें सामाजिक वास्तविकता एक ही हिस्सा दिखलाता है। सामाजिक वास्तविकता का केवल एक ही हिस्सा दिखलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप मान लीजिए ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे केवल हिंदू धर्म का ही बोलबाला है, तो आपको केवल उसी के बारे में पता चलेगा कि हाँ हिंदू धर्म के भगवान होते हैं, उनके बारे में जानकारियां होगी, कोई है दुनिया में तो भाई हिंदू है ना, तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होगा। कहता है क्या कि ये केवल क्या करता है, देखिए ये केवल एक ही हिस्सा को दिखलाता है, एक ही हिस्सा को दिखलाता है। आप देख रहे हैं समाज के बारे में एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके समाज में लड़कियों के साथ कैसे विभेद किया जाता है, तो आप वही चीज सीखेंगे कि हाँ लड़कियों के साथ विभेद करना है, लड़कियों के साथ ऐसे होता है, ऐसे करना होता है, ये सारा चीज आप सीखेंगे। तो ये केवल एक ही हिस्सा को दिखलाता है, दूसरे हिस्सा को नहीं दिखलाता है। इसके अतिरिक्त यह सामान्यतः हमारे अपने सामाजिक समूह के हितों एवं मतों की तरफ झुका होता है, यानी कि हम लोग अपने हित, अपने मत, यानी कि किसी खास समुदाय में रह रहे हैं। अगर लड़का है तो लड़के के लिए केवल जस्टिस कहेंगे, लड़के के लिए जस्टिस होना चाहिए। लड़की है तो कहेंगे कि नहीं लड़कियों को आरक्षण देना चाहिए, जैसे नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण दे दिया अब बिहार की लड़कियों को जॉब में। अब बिहार की लड़कियों का बल्ले बल्ले हो गया है कि नहीं, तो ये ध्यान देना होगा। समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं, यूं कहें आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहा जाता है। देखिए क्या कहा कि समाजशास्त्र, आप जब समाजशास्त्र के बारे में पढ़िएगा तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कोई दूसरा व्यक्ति है ना, वो आपको किस प्रकार से देख रहा है। और भाई ये नहीं हो पता चलेगा ना, तो ये तो जरूर पता चल जाएगा कि कोई आदमी जो, अगर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है सामने, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये किस मनोविकार से, ये किस मानसिकता से क्या है ग्रसित है, इसका दिमाग कैसा है। जैसे आप आए दिन ट्रेन में जाइएगा तो देखिएगा कि लोग एक दूसरे को पॉलिटिकल पार्टी का मतलब जिक्र करके लोग आपस में लड़ने लगते हैं, नहीं लड़ने लगते हैं, तो सामने खड़ा व्यक्ति जो समाजशास्त्र का जानकार होगा वो समझ जाए कि ओहो ये बीजेपी वाला है, पार्टी आई है, कांग्रेस वाला का समर्थक है, समझाने से कोई फायदा नहीं है। समाजशास्त्री जो है या समाजशास्त्र का जो अध्ययन किए हुए वो समझ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं, यूं कहें आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक यानी सेल्फ रिफ्लेक्सिव और आत्मवाचक कहा जा सकता है। अगला है समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व के बारे में बतलाता है ना जी। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह, उनके आपसी संबंध, आपके जीवन में उनके महत्व के बारे में बतलाता है कि हाँ इनका भी हमारे जीवन में क्या है तो महत्व है ना। ये स्ववाचक मतलब आपका कहा गया ना कि सहज बोध से जो सीखिएगा ना, सहज बोध से ज्ञान सीखिएगा, वो अपने हितों के प्रति ही क्या होता है, झुका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप अपने घर में रह रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आए दिन अगर आपके बड़का पापा या चाचा से लड़ाई होगा, ठीक ना, तो आप देखिएगा आप किसके पक्ष में रहिएगा। गलती आपके पापा का भी रहेगा, लेकिन पक्ष में किसके रहिएगा, अपने पापा के पक्ष में रहिएगा। गलती अगर पापा चाचा का नहीं भी रहेगा ना, फिर भी पक्ष में किसके रहेगा, पापा, क्योंकि आपने समाज से यही सिखाया कि हमें पिता का सपोर्ट करना है ना। तो ये बातें कहता है कि अपने हितों और अपने मकसद की ओर क्या होता है, झुका होता है, ठीक है। एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री थे सी राइट मिल्स। तो एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री थे, कौन, सी राइट मिल्स। इन्होंने क्या लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का मतलब था, देखिए क्या कहता है कि समाजशास्त्र जो है आपकी व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच, यानी व्यक्तिगत परेशानी, कौन कौन सा व्यक्तिगत परेशानी भाई, जैसे विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं हो सकती है, जैसे कि पापा लाए हैं, दीदी के लिए कुछ लाए हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाए हैं, आप देखिएगा कि मंदिरों में इनको जाना है, ये नहीं जा रहा है, मतलब हर एक प्रकार का कोई भी हो सकता है व्यक्तिगत समस्या, ये बात कहता है। तो व्यक्तिगत परेशानी और सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ियों को, संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। ये कौन कहे हैं, अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र से आप क्या कर पाएंगे, अपनी व्यक्तिगत परेशानी और सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ियों एवं संबंधों को उजागर कर सकते हैं। ये सी राइट मिल्स का लिखा गया है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक मैटर यहां पर आया था, देखिए क्या आया था कि देखिए ये जो होता है ना, सामाजिक वास्तविकता का केवल एक ही हिस्सा दिखाता है। जैसे एक एनसीईआरटी में बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर छोड़ दिए।
जैसे ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है, एक राज्य का एग्जाम्पल दिया है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, और कहता है कि अगर मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं या आंध्र प्रदेश के बारे में आप अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो कई राज्यों से छोटा है। जैसे हम लोग बात करें यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन राज्यों से क्या, राजस्थान, इन राज्यों से क्या है तो आपका ये छोटा राज्य है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखेंगे तो गोवा, हरियाणा जैसे राज्यों से क्या है, ये बड़ा है। अगर इसकी हम लोग मतलब और भी स्थिति देखेंगे, जैसे यहाँ पे वन है, भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि हम लोग किसी भी मतलब खास हमारा जो ये हित होता है ना, हम लोग जो ऐसे सहज बोध कॉमन सेंस से थी जो नॉलेज प्राप्त करते हैं वो हमारा किसी के प्रति क्या होता है, झुका हुआ होता है। इस प्रकार से कहा है अपने हितों के प्रति क्या होता है, झुका होता है, ये बात कहा जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया है कि आप अभी कितने साल के होंगे भाई, जितने भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, आप कक्षा 12वीं में हैं, इट मीन्स कि देखिए 18 साल से तो सब कम ही के हैं, यानी हम लोग 18 साल मान लेते हैं, आप 18 वर्ष के हैं, तो आप 18 वर्ष के हैं तो आपके पास इतना जानकारी जरूर हो गया है कि आप क्या हैं, युवा हैं। युवा हैं, आपको यही पता है कि हमारे देश में हमसे 40% व्यक्ति क्या हैं, छोटे एज के हैं, 40% लोग आपसे क्या हैं, छोटे हैं। आपको ये पता चला है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप ये सब पता चला, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको क्या हो रहा है, तो नॉलेज हो गया है कॉमन सेंस के जरिए, सहज बोध के माध्यम से ही आपको जानकारी क्या हो चुकी है, तो यही सब बताया गया है। और हम लोग भारतीय समाज में बहुत सारे टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे भारतीय समाज जो है अनेकता में एकता का, विविधताओं में एकता का है। हमारे यहाँ अनेक सारी विविधता, मतलब देखते हैं आप अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग आपस में मिलकर खुशियाँ के साथ रहते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, है ना, इस तरह से। और एक और टर्म्स आपको यहाँ पर छोटा सा जो पूछता है एग्जाम में, पहले चैप्टर से पूछा है तो ध्यान में रखिएगा, मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। ये एग्जाम है उपनिवेशवाद, एक टर्म्स है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई समृद्धशाली देश पर कोई किसी शक्तिशाली देश के द्वारा, यानी मान लीजिए ऐसे कह लीजिए कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी समृद्धशाली मतलब वहाँ पे प्राकृतिक संपदाएं भरपूर है, जैसे हमारा भारत था, तो हमारे भारत को जो ब्रिटिश सब थे, ब्रिटेनवासी, उन्होंने क्या किया, अपना उपनिवेशवाद बनाया, अपना उसको उपनिवेश किया, अपने अंदर किया, अपने अधीन किया। यानी कि किसी धनी और संपन्न देश पर, राष्ट्र पर किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपना कब्जा जमा लेना क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। फिर एक टर्म्स ये भी आता है कि देखिए अब हमारे यहाँ देखिए हम लोग के यहाँ अपने राष्ट्र के प्रति कितना प्यार है, राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी अगर गलती से पाकिस्तान अगर एक बम मारता है तो इधर से आदमी पूरा का पूरा उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू करता है, मतलब पूरा आदमी पूरा देश में आक्रोश हो जाता है कि अरे नहीं, पाकिस्तान को भाई ऐसे करो ऐसे करो, क्यों, ये भाई क्यों आया, तो भाई ये उपनिवेशवाद का ही देन है। अपना देश अगर गुलाम नहीं होता, हम लोग अगर अंग्रेजों के चुंगल में नहीं जाते, तो हम लोग के प्रति इतना जो है ना, वो देश के प्रति मतलब प्यार नहीं उभरता। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया, जिस प्रकार से आपने सुना है कि दुख है तो सुख आएगा, उसी प्रकार से जब हम उपनिवेशवाद थे, मतलब गुलाम थे, तो उपनिवेशवाद का ही देन है कि हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रति जो है राष्ट्रहित की भावना, देश हित की भावना हमारे अंदर जागृत हुई है। तो ये दो जो है अलग से इस चैप्टर में पूछे जा चुके हैं, पहले चैप्टर से थोड़ा सा एनसीईआरटी ने डिस्कस किया और इसी से एग्जाम में सवाल पूछ दिया। एक और टर्म्स है कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ही बताया है कि निम्न वर्ग है, उच्च, निम्न और मध्यम। उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग के बारे में तो 3 तरह के वर्ग हैं, इससे एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए मैंने आपको जिक्र कर दिया कि आपको, ताकि ये ना लगे कि सर कुछ बात को छोड़ दिए, एक भी टर्म्स छोड़ा नहीं गया है। देखिए यही ना आपका एनसीईआरटी है, देखिए यही एनसीईआरटी आपका है, इसी एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो इसी से आपका पहला जो चैप्टर है आपका भारतीय समाज एक परिचय, तो भारतीय समाज एक परिचय को मैंने मात्र देखिए कितने पन्ना पेज का है, 1 2 3 पेज का था, और इसी में यहाँ पर देखिए एक टर्म्स आ गया था उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था और केवल परिचय था, ठीक है। भारतीय समाज का हम लोगों को केवल परिचय करना था और ये जानना था कि हम लोग समाजशास्त्र में क्या पढ़ेंगे, समाजशास्त्र में क्या पढ़ाएगा, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। साथियों अगला जो अध्याय है वो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है और उससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल भी बहुत ज्यादा बनेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्लास से आप लोग सारे
टर्म्स को अच्छे से समझिएगा और इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको क्लास समझ में आया, तो क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।